आम्रपाली सरना के साथ नीलपद महल में कक्ष के बाहर खड़ी थी। वो सरना को लेकर भानु प्रताप से मिलने जा रही थी। सरना की आंखों से ये साफ झलक रहा था कि वो आम्रपाली से कुछ पूछना चाह रही थी। सरना ने पूछा, कल तक तो आप भानु प्रताप जी से मिलने के नाम से ही भाग रही थी, आज अचानक आपको क्या हो गया? आम्रपाली ये सोच सोचकर परेशान थी कि एक रात में ही लोगों ने उसे बहुत गलत नजर से देखना शुरू कर दिया है। आम्रपाली ने पलकें झुकाई और कहा, हम पहले ही बहुत गलत फैसले कर चुके हैं सरना। अब भानु प्रताप जैसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाकर एक और गलत फैसला नहीं लेना चाहते हम। सरना को ये सुनकर अच्छा लगा कि आम्रपाली ने आखिर ये बात को समझ ही लिया। लेकिन आम्रपाली को परेशान देखकर उसने पूछा, आप किन गलत फैसलों की बात कर रही हैं आम्रपाली? तो आम्रपाली ने दुख भरे स्वर में कहा, आज जब हम सरोवर से स्नान करके वापस लौट रहे थे तब हमें सेवकों और सैनिकों के हाव भाव बदले से लग रहे थे। पहले उनकी निगाहों में हमारे लिए जो सम्मान दिखता था वो गायब था। वो अजीब नजर से हमें देख रहे थे। आम्रपाली तनावग्रस्त होकर आगे कहती है, भले ही हमारी जगह कुसुम लोगों से भेंट करेगी, किंतु लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम ही पुरुषों से भेंट कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जाएंगे सभी हमें गंदी नजर से देखेंगे। जो सम्मान हमने आज तक पाया था वो एक क्षण में समाप्त हो गया, और जिसका सम्मान नहीं उसका जीवन भी भला कोई जीवन हुआ? इससे पहले कि सरना कुछ कहती, आम्रपाली फिर से कहती है, फिर कुसुम भी कब तक हमारा साथ देगी? जिस दिन वो चली जाएगी उस दिन हम क्या करेंगे? कैसे संभालेंगे ये सब? हमने नगर वधु की प्रथा का अंत करने का जो प्रण लिया था वो कैसे पूरा होगा? उल्टा नगर वधु प्रथा का और प्रचार हो रहा है। आम्रपाली ने सरना की आंखों में अपनी नम आंखों से देखा और कहा, भानु प्रताप जी ने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया था। हमने उनसे बात किए बिना ही उन्हें दोषी मान लिया। हमने उन्हें दोषी करार दे दिया। हम एक के बाद एक गलती किए जा रहे हैं। हमें सबसे पहले उनसे जल्द से जल्द मिलना होगा और इस नगर वधु पद के बारे में फैसला भी करना होगा। सरना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस विश्वास के साथ आम्रपाली का हाथ पकड़ा और उसके साथ महल के बाहर की ओर बढ़ने लगी। एक तरफ जहां आम्रपाली भानु प्रताप से मिलने के लिए महल परिसर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुकुंदा ने सोम से ऐसे सवाल पूछ लिए थे जिसका जवाब देना उसके लिए बहुत कठिन था। मुकुंदा ने उससे पूछा कि क्या वो आम्रपाली से प्रेम करता है। तब सोम ये सोचकर घबरा गया कि जिस बात को उसके सिवाय इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं जानता था वो आखिर मुकुंदा को कैसे पता चल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सोम मन में कहता है, ये कैसे संभव है? मैंने आज तक किसी के सामने अपने प्रेम की चर्चा तक नहीं की। हो सकता है कि मुकुंदा को खुद भी ना पता हो, वो बस इसलिए पूछ रही हो क्योंकि मैं एक स्त्री के भेष में यहाँ रह रहा हूँ। कहीं मुकुंदा को भी ये पता तो नहीं चल गया। मुकुंदा सोम को शंका से देख रही थी। क्या हुआ सोम, बताओ, क्या तुम आम्रपाली से प्रेम करते हो? सोम अपने मस्तिष्क के विचारों को विराम देते हुए मुकुंदा से घबराते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस एक महान स्त्री है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। और रही बात ये कि हम यहाँ पर स्त्री के भेष में क्यों रहते हैं, तो वो आपको आम्रपाली जी ने बता ही दिया होगा। मुकुंदा सोम के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे सोम के बार बार बदलते भाव बता रहे थे कि सोम सच्चाई को छुपाने की कितनी कोशिश कर रहा है। मुकुंदा ने कहा, हाँ वो तो आम्रपाली ने हमें बता ही दिया था, फिर तुम हमें पूरा सच नहीं बता रहे। तो सोम ने कहा, राजकुमारी मुकुंदा, आपके बार बार एक ही सवाल पूछने से हम अपना जवाब तो नहीं बदल देंगे ना। हम आपको जो बता रहे हैं वही सच है। मुकुंदा पास में रखे आसन पर जाकर बैठ गई और कुछ देर तक रसोई को निहारती ही रही। सोम भी ऊपर से शांत दिख रहा था और मन में सोच रहा था, आज ये राजकुमारी मुकुंदा को क्या हो गया है? बार बार हमारे समझाने पर भी ये समझ क्यों नहीं रही हैं? तभी मुकुंदा सामने रखे थाल को उठाकर कहती है, इस थाल में भोजन कौन करता है? सोम ने थाल को देखा और फिर कहा, आम्रपाली जी। फिर मुकुंदा उस थाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, यदि इस पर बेसन के लेप से आम्रपाली की तस्वीर बनाई जाए तो कैसा लगेगा? ये सुनकर सोम के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। वो मन में कहता है, मुकुंदा को कैसे पता कि हमने इस थाल पर आम्रपाली की तस्वीर बनाई थी? उसने मुकुंदा को देखकर लड़खड़ाती आवाज में कहा, आप ये क्या पूछ रही हैं? तो मुकुंदा आसन से उठकर कहती है, ठीक है, तो ये रसोई की दीवार जिस पर तुम अपना सिर पीटते हो, ये पात्र जिसे अपने सिर पर मारते हो, और वो गुफा जहाँ तुमने आम्रपाली की सैकड़ों तस्वीरें बनाई हैं, और उन तस्वीरों के सामने जाकर तुम जो रोते हो, उनसे बातें करते हो, वो सब क्या है? ये सुनकर सोम हक्का बक्का रह गया।
वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ मुकुंदा कैसे जानती है। उसे लगा कि क्या वो हमेशा उसका पीछा करती थी या उन्होंने कोई गुप्तचर उसके पीछे लगा रखे थे। सोम को लगा कि अब वो चाहे कितनी भी कहानियां बना ले, सच को नहीं छुपा सकता। सोम बहुत देर तक सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मुकुंदा उसे चुपचाप देखती रही और कहती है, कोई पुरुष किसी स्त्री के महज सम्मान के लिए ये सब नहीं करता है। सच्चाई बताओ हमें सोम। सोम दीवार से चिपककर धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और खिड़की की तरफ देखकर कहता है, हाँ, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये वो प्रेम नहीं है जैसे दुनिया करती है। हमारा प्रेम निस्वार्थ है और निश्चल है। हमारा आम्रपाली जी से प्रेम नहीं बल्कि भक्ति है, और हम उस भक्ति के अनंत गहराई में डूब चुके हैं। ये बोलते बोलते सोम की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर मुकुंदा ये सुनकर अचंभित होकर मन में कहती है, इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है। आम्रपाली के प्रति सोम का प्रेम दिव्य प्रेम है। ये सोचते सोचते वो सोम के पास जाकर एक वस्त्र से उसके आंसू पोंछने लगी। जहाँ एक तरफ मुकुंदा सोम का जवाब सुनकर आश्चर्यचकित थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली सम्राट से मिलने सरना के साथ तेज कदमों से महल परिसर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी जा रही थी। आम्रपाली मन में सोच रही थी कि इतनी बड़ी वैशाली में पता नहीं कहाँ मिलेंगे भानु प्रताप जी। उन्होंने हमसे मिलने के लिए कितना प्रयास किया, हम भी उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे हमें जितना भी समय लग जाए। आम्रपाली को रास्ते में जाते देख सैनिक आपस में खुसफुसा रहे थे। वो सभी आपस में कल रात की चर्चा जो कर रहे थे कि कैसे राजा जी ने आम्रपाली के साथ रात बिताई थी। आम्रपाली महल परिसर के मुख्य द्वार के पास पहुंची ही थी कि तभी कुछ सैनिक दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। सना ने उनको देखकर तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। वो सैनिक जैसे ही आम्रपाली के समीप पहुंचने ही वाले थे, सरना उछलकर आम्रपाली के सामने आकर खड़ी हो गई। सारे सैनिक सरना को देखकर वहीं रुक गए। उधर आम्रपाली ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो सरना ने कहा, सामने से हट जाओ और द्वार खोलो जाकर। उनमें से एक सैनिक आगे बढ़ा और कहा, ये संभव नहीं है, आम्रपाली जी महल से बाहर नहीं जा सकती। तभी आम्रपाली क्रोधित होकर कहती है, क्यों नहीं जा सकते और कौन रोकेगा हमें बाहर जाने से? तो सैनिक ने कहा, हम रोकेंगे, हमें सख्त आदेश मिले हैं कि आपको महल के बाहर न जाने दिया जाए। आम्रपाली कठोर स्वर में कहती है, किसने दिए हैं ये आदेश आपको? तो सैनिक ने कहा, महाराज ने। बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी है आपसे मिलने के लिए। यदि आप सबके सामने ऐसे बाहर चली गई तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आम्रपाली बहुत क्रोध में थी। वो मन में सोच रही थी कि यदि वो अभी भानु प्रताप से नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी। उसने सरना को एक नजर देखा और वो तेज कदमों से राजमहल की तरफ जाने लगी। सरना ने घूरकर सैनिकों को देखा और वो भी आम्रपाली के पीछे पीछे जाने लगी। एक तरफ जहां आम्रपाली क्रोधित होकर राजमहल की तरफ जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मगध में कौशला देवी अपने कक्ष में आसन पर बैठी कुछ सोच रही थी कि कैसे आम्रपाली ने उनके जीवन में दस्तक देकर सम्राट को उनसे अलग करके उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कौशला देवी आसन से उठकर खिड़की की तरफ चली गई। उनके मन में बस यही एक इच्छा थी कि चाहे जैसे भी हो आम्रपाली सम्राट और उनके रास्ते से हट जाए। वो परेशान होकर बोलती हैं, श्रीमालू की भी तो कोई खैर खबर नहीं है। कितनी मुश्किल से उसे अंधकारागार से निकालकर वैशाली तक पहुंचाया था हमने। तभी द्वार पर एक सैनिक ने उनका अभिवादन किया और एक पत्र देकर चला गया। कौशला देवी ने पहले तो पत्र को बड़े गौर से देखा, फिर उसे खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे पत्र पढ़ रही थी उनके चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। वो आखिर में कहती हैं, वाह श्रीमालू वाह, तुम तो कमाल की निकली, हम तो बेकार ही तुम पर शक कर रहे थे। कौशला देवी पत्र देखते हुए आगे कहती हैं, आचार्य जो कार्य कई माह में नहीं कर पाए वो श्रीमालू ने चंद दिनों में जाकर कर दिया। वाह वाह श्रीमालू वाह। महामंत्री को अपने जाल में फंसाकर वो आम्रपाली तक पहुंच गई और आम्रपाली को भनक भी नहीं लगने दी कि वो श्रीमालू है। कौशला देवी कुटिल मुस्कान लिए कहती हैं, आम्रपाली, श्रीमालू तुम्हारी मदद करते करते कब तुम्हारा काम तमाम कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब सम्राट तुमसे नफरत करने लगेंगे और एक दिन फिर से हमारे पास वापस आ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। श्रीमालू का पत्र पढ़कर कौशला देवी का चेहरा जगमगा गया था। उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान नजर आ रही थी। जहां एक तरफ कौशला देवी श्रीमालू का पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न थी, तो वहीं दूसरी ओर मुकुंदा आम्रपाली के प्रति सोम का प्रेम देखकर अभिभूत थी। सोम अभी भी दीवार से लगकर जमीन पर बैठा हुआ था। वो मन में सोच रहा था,
जिस प्रेम को मैंने सदा सभी से छुपा कर रखा, आखिर वो मुकुंदा के सामने आ ही गया। अब यदि आम्रपाली को भी इन्होंने बता दिया तो पता नहीं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कहीं वो मुझे नीलपत महल से बाहर तो नहीं निकाल देंगी। वहीं उनके सामने आसन पर बैठी मुकुंदा मन में सोच रही थी, आम्रपाली के लिए कितनी भक्ति है सोम के मन में। इतना निश्चल प्रेम अब इस संसार में कहाँ पाया जाता है। एक पल को मुकुंदा को तो आम्रपाली से जलन होने लगी थी। मुकुंदा ने सोम से कहा, अभी आंसू बहाना बंद करो सोम, हमसे अब कुछ छुपा नहीं है, ना तुम्हारा प्रेम और ना ही तुम्हारी भक्ति। तो सोम ने कहा, हम हर समय आम्रपाली जी के साथ रहते हैं, फिर भी उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हमारा यहाँ होना व्यर्थ है। मुकुंदा आसन से उठकर सोम के पास गई और सोम का हाथ पकड़कर उसे उठाया और आसन पर बैठा दिया और फिर सोम की तरफ देखते हुए कहा, आम्रपाली जी के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। हमें और मणि को जब पता चला तो हम दौड़े दौड़े वैशाली वापस आ गए। सोम, जब बात राजकाज की होती है ना तो उसमें शक्ति निहित होती है और वो शक्ति इतनी बड़ी होती है कि उसका सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आम्रपाली भी उसी शक्ति के दबाव में है। सोम मुकुंदा की तरफ देखकर कहता है, ये तो शक्ति का दुरुपयोग है ना। किसी सभ्य स्त्री से धन के लालच में अशोभनीय कार्य कराना पाप है और एक राजा ऐसा पाप कैसे कर सकता है। तो मुकुंदा ने जवाब दिया, सोम, नगरवधु की प्रथा वैशाली में सदियों पुरानी है। जब तक आम्रपाली इस पद पर रहेंगी तब तक उन पर यह दबाव बना रहेगा और महाराज चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते। तो सोम क्रोधित होकर कहता है, किंतु मैं रोक सकता हूँ। जरूरत पड़े तो पूरी वैशाली से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन आम्रपाली को यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। ये सुनकर मुकुंदा मन में सोच रही थी, कितना प्रेम करता है सोम आम्रपाली से, उसके लिए पूरे तंत्र से लड़ने के लिए तैयार है। मुकुंदा उसके मन की दशा समझ रही थी। उसने सोम की आंखों में देखकर पूरी निष्ठा के साथ कहा, सोम, हम सब मिलकर आम्रपाली को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये सुनकर सोम मुकुंदा को देखता रह गया। एक तरफ मुकुंदा सोम को आश्वासन दे रही थी कि वो आम्रपाली को इस समस्या से निकालने में उसकी मदद करेगी, तो वहीं आम्रपाली क्रोधित होकर राजमहल पहुंच चुकी थी। राज दरबार में महाराज, महारानी समेत महामंत्री और मंत्रियों के साथ राज्य की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। तभी तेज आवाज के साथ कक्ष का द्वार खुला। राजसभा में उपस्थित सभी जनों ने द्वार की तरफ देखा तो सामने क्रोधित आम्रपाली खड़ी थी। सब उसको देखकर हक्का बक्का रह गए। सब मन में सोच रहे थे कि आम्रपाली को आखिर हो क्या गया है। तो सुमेर ने मन में कहा, सब कुछ ठीक चल रहा था, इसकी जगह श्रीमालू ने ले रखी है, फिर ये क्या बवाल करने आई है। महाराज सोच रहे थे कि ये कहीं दायित्व निभाने से मना तो नहीं करने आई हैं। हमने सभी से धन ले रखा है, अब क्या होगा। तभी क्रोधित आम्रपाली महाराज के सामने आकर कठोर स्वर में कहती है, महाराज, आप जो चाह रहे थे वो सब हो तो रहा है ना। एक स्त्री के शरीर को बेचकर आपका खजाना तो धन से भर रहा है ना, फिर आपने हमें बंधक क्यों बनाया है। महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, बंधक? किसने तुम्हें बंधक बनाया है? तो आम्रपाली ने कहा, बंधक नहीं बनाया तो फिर आपके सैनिक हमें महल से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। एक स्त्री पर इतने अत्याचार आपके सिंहासन की चूल्हे हिला देंगी। आज आप जिस सिंहासन पर बैठकर हम पर जो जुल्म कर रहे हैं, एक दिन उसका हिसाब जरूर होगा। आम्रपाली ने आगे कहा, आज हमसे महल के बाहर जाने का अधिकार छीना गया है, तब धीरे धीरे हमसे जीने का हक भी छीन लिया जाएगा। कहते कहते आम्रपाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और दर्द से नम भी थीं। दरबार में सभी लोग आम्रपाली को रोता हुआ देखकर भावुक हो गए। सभी को ऐसा लग रहा था कि आम्रपाली के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। वहीं सुमेर मन में कहता है, क्या नौटंकी करती है ये। एक तो श्रीमालू ने इसे बचा रखा है और उस पर इसके तेवर देखो। अच्छा होता कि यही कर्तव्य निभाती, तब इसे पता चलता कि कष्ट क्या होता है। महाराज ये सब सुनकर शांत बैठे थे। वो अपने मन में कुछ विचार कर रहे थे। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री सोच रहे थे कि महाराज अब क्या जवाब देंगे। क्या वो सच में आम्रपाली पर अत्याचार कर रहे हैं? सभी ये सोच ही रहे थे कि तभी महाराज अपने सिंहासन से खड़े होकर एक कदम आगे आ गए। एक तरफ महाराज आम्रपाली से अपनी बात कहने के लिए सिंहासन से उठ गए थे, तो वहीं आम्रपाली को ढूंढते ढूंढते उनके कक्ष से होते हुए महल के मुख्य द्वार के सैनिक से पता लगाकर युवराज स्वर्णसेन दरबार के बाहर तक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने महाराज और आम्रपाली की सभी बातें सुन ली थी। उन्हें पता चल गया था कि आम्रपाली अब सम्राट से मिलना चाह रही थी। महाराज आम्रपाली को क्या जवाब देंगे? क्या स्वर्णसेन आम्रपाली की मदद कर पाएंगे सम्राट से मिलवाने में? अब मुकुंदा सोम की मदद कैसे करेगी आम्रपाली को बाहर निकालने में?
जानने के लिए सुनते रहिए।